नमस्कार मित्रांनो. आजच्या अभिव्यक्ती सभेमध्ये आज आपण एका विशेष कार्यक्रमामध्ये जॉईन होणार आहोत की ज्याच्यामध्ये पुट्टुस्वामी गुडिगर हे एक अतिशय श्रेष्ठ असे शिल्पकार जे गोव्याला असतात, मुळातले कर्नाटकातले आहेत. त्यांच्याशी आपल्या रंगगंधच्या नियमित कलाकार प्राध्यापिका सविता नंदनवार त्या त्यांची मुलाखत घेणार आहे. एका वेगळ्या तऱ्हेच्या जगात, अर्थात गेल्या रविवारी आपण गणेश छत्रे, अतुल मालखेडे आणि या सगळ्या लोकांच्या बरोबर शिल्प कलेबद्दल बऱ्यापैकी गप्पा मारल्याच होत्या आणि आज आता नवीन वेगळं काहीतरी खूप ऐकायला मिळणार या उत्सुकतेनं लोक आता इथे जॉईन झालेले आहेत. सगळ्यांचं मी आधी मनपूर्वक स्वागत करतो. आता अर्थातच मी पुट्टुस्वामी त्यांचं मनापासून स्वागत करतोय, सविता नंदनवार त्यांचं स्वागत करतोय आणि मुख्य म्हणजे माझे मामा आरजी देव यांच्यामुळे स्वामींची ओळख झाली. त्यांनी मला ती धन्वंतरीची मूर्ती भेट दिली. तेही आज माझे मामा मामी दोघंही उपस्थित आहे. आपका स्वागत. भाभी जी भी है? नहीं, भाभी जी है इधर. हाँ, या. शी इज आल्सो देयर. ओके ओके ओके. ये रे. हाय. हाय. हेलो. आपका स्वागत है. भाभी जी मुंबई का है, इसको अच्छा मराठी आता है. हाँ, इसलिए मैं बोला. मला मराठी येते. मराठी येते मला. मला कळलं होतं. त्यांना मराठी येते, मला येते. हाँ कन्नड़ी है. हाँ, नहीं हाँ बराबर. हमारा फैमिली है ना. हाँ, मराठी कन्नड़ संगम है. अच्छा है. हमारे मम्मी डैडी जैसा ही है ना. हाँ, मम्मी डैडी ऐसा है. ओके ओके. है ना. चलेगा. आता मला असं एक वाटतं, हम अब अपनी मूल विषय की तरफ आते हैं. सबसे पहले डॉक्टर सविता नंदनवार, उनको मैं बोलूंगा कि हम शुरुआत में आपकी पीपीटी बताएंगे, ठीक है ना. ओके. पीपीटी से ही शुरुआत करेंगे ना. हाँ सर, पीपीटी से ही आप शुरू कीजिए. हाँ, और पीपीटी जब आप रन करेंगे तब मैं उस पीपीटी में जो फोटोग्राफ्स है उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात दूंगी और आगे उसी फोटोग्राफ्स के बारे में और बाकी की जो चीजें हैं हम बातचीत में हम उसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे. तो पीपीटी के वक्त मैं आपको बहुत संक्षिप्त में आपको जानकारी दूंगी कि हम क्या देखे जा रहे हैं. नहीं, वो बहुत अच्छा होगा. शुरुआत में ही पुट्टुस्वामी के जो कलाकृति है वो दिखेंगे तो सबको अच्छा लगेगा और इंट्रोडक्शन भी उसमें अपने आप हो जाएगा. ओके. चलो हम शेयर करते हैं. हम देखने जा रहे हैं अभी पुट्टुस्वामी गुडिगार जी, इनकी कुछ कलाकृतियां और उनके बारे में हम मालूमात लेने वाले हैं. आगे वाली स्लाइड प्लीज. सर दे गॉट इट. हाँ, यस आगे. 5 अक्टूबर 1951 को जन्मे पुट्टुस्वामी गुडिगार जी एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण मूर्तिकार के परिवार से है. सागर के प्राचीन कदम्ब घराने से ये जुड़े हुए हैं, जो सागर कर्नाटक में शिमोगा जिला में आता है. उन्होंने छोटी ही उम्र में मूर्तिकला के लिए स्वाद विकसित किया, जो उन्हें अपने माता पिता गुडिगार श्री चिकन्ना से मिली और उन्होंने उस कलाभ्यास का उन्होंने वो आगे बढ़ाई कला. उन्होंने महाराजा यूनिवर्सिटी जो मैसूर में है वहां पे बीए किया और मैसूर के विश्वविद्यालय मानस गंगोत्री में प्राचीन इतिहास और पुरातत्व में एमए किया. आगे वो समुद्री पुरातत्व विद्या बने और CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था गोवा में 2 दशक तक उन्होंने सेवा की, अपनी सेवा दी है. और वहां पे उन्होंने द्वारका, महाबलीपुरम, पुहापोहम, देन पुहापोहर
देन नागापट्टनम, लक्षद्वीप, गोवा, यहाँ समुद्र उत्खनन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। लगभग 2 दशक से भी ज्यादा समय उन्होंने यहाँ समुद्र के भीतर रिसर्च करने में अपने लगाए हुए हैं। उसके बारे में भी हम हमारे बातचीत में जानकारी लेंगे ही। लेकिन एक बात हुई, जब वो समुद्र का जब उत्खनन किया जा रहा था, उस समय उनके दिल में बहुत ही ज्यादा एक इच्छा जागृत हुई कि पारंपरिक जो कला है, हमारी जो घराने की जो कला है, जो कदम घराने की कला है, वो हमें आगे बढ़ाने चाहिए। और उसी समय उन्होंने निर्णय लिया और उन्होंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेके उन्होंने मूर्तिकला फिर से अपनाई और मूर्तिकला पर उन्होंने अपना काम शुरू किया। आगे वाली स्लाइड। उन्होंने शिल्पलोक करके एक संस्था स्थापित की। वो ट्रेनिंग हाउस है जहाँ पे शिल्पकला सिखाई जाती है। वो उसके फाउंडर, डायरेक्टर है, संचालक है और वहां पर वो अनेक मूर्तिकारों को शिक्षा प्रदान करते हैं। और समूह में कई सारी मूर्तियां भी वो आज तक कई मंदिरों के लिए निर्माण कर चुके हैं। सिर्फ मंदिरों के लिए ही नहीं, संस्थाओं के लिए भी उन्हें अनेक माध्यमों में मूर्तिकला उन्होंने की हुई है। उन्होंने उसमें मास्टर पीसेस बनाए हुए हैं। अभी हम देखें कि ये जो गुड़ीगार फैमिली है, उनके एक पूर्वज जो है हमें दिखाई देगा। एक बाजू में सिंहासन है। ये सिंहासन जो है वो हस्ती दंत से बना है। लगभग 19 साल इस सिंहासन बनाने में लगाए हुए हैं। महाराजा ने उन्हें उनकी खास जो हस्तिदंत में उनका वो निपुण थे, हस्तिदंत शिल्पकला में वो निपुण थे। गुड़ीगार मोडुगुडु ये जो थे वो हस्तिदंत में एक बहुत ही माहिर थे। इसलिए महाराजा ने उनको बुलाया था। मैसूर के महाराजा ने 1923 को 1923 को उनको बुलाया गया और उन्हें उनका सिंहासन बनाने का काम दिया गया, जो उन्होंने 19 साल उसमें बहुत ही बारीक कारागिरी करके एक अप्रतिम सिंहासन बनाया, जो कि दुनिया में अनूठे शिल्पकला का एक नमूना बन चुका है। उसे सहारा जाता है। इन्हीं जो शिल्पकार है गुड़ीगार मुडुगोडु, इनके नाम से ही एक पुरस्कार प्रदान करने की शुरुआत शिल्पलोक में गुड़ीगार पुट्टुस्वामी ने शुरुआत की है, जो कि 2015 में पहला शिल्पकला का शिल्पकार को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे वाली स्लाइड सर। देखिए, फर्स्ट गुड़ीगार मुडुगोडु, ये इनका जो है राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है और जो चीफ मिनिस्टर के हाथ से दिया जाता है, वो गोवा के चीफ मिनिस्टर के हाथों से वो प्रदान किया जाता है। और इसके पहले जो पुरस्कार प्राप्त थे वो क्राफ्ट्समैनशिप के लिए जो है वो पुरस्कार जो दिया गया था, अगली वाली स्लाइड में आपको दिखाई देगा कि कुर्ली मोहन रावलप्पा गुड़ीगार, इनको वो दिया गया था। सो ये चंदन के ही काम में माहिर है ये गुड़ीगार भी, जो पहले पुरस्कार विजेता है। आगे वाली स्लाइड सर। जब ये पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी, तब शिल्पलोक को बहुत ही प्रशंसा मिली थी कि एक शिल्पकला के बढ़ावे, शिल्पकला को उजागर करने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए जो शिल्पलोक है और शिल्पलोक के संचालक जो है गुड़ीगार पुट्टुस्वामी जी, उनके लिए हुए कदम पर बहुत ही प्रशंसा गवर्नमेंट ने भी की थी। गोवा के गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी की हुई थी। सो उसका एक पेपर कटिंग है, हम यहाँ पे देख रहे हैं।
आगे जाइए, नेक्स्ट स्लाइड। शिल्पलोक में सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं दिया जाता है या पुरस्कार ही नहीं दिया जाता है, लेकिन एक शिविर का भी आयोजन किया जाता है। और वो शिविर कदम्बा शिल्प शिविर के नाम से शिविर लिया जाता है। ये कदम्ब शिल्प शिविर जो है जो हुआ था, उसका ये फोटोग्राफ हम देख रहे हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड सर। प्रीवियस स्लाइड सर प्लीज। ये 1 नवंबर को 2014 को आचार्य सॉरी ये जो है ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रोग्राम, इसमें गुड़ीगार पुट्टू स्वामी जी का उनको सम्मानित किया गया था। गवर्नर जो है, आदरणीय गवर्नर जो है श्रीमती मृदुला सिन्हा, उनके हाथों से शंकराचार्य जी के उपस्थिति में गुड़ीगार इनका प्रशस्ति पत्र और एक राशि देकर उनका सम्मान किया गया था उनके कार्य के लिए। और उनका कार्य ये था कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ी जो 7 फुट की 7 फुट का उन्होंने जो मूर्ति बनाया था ब्रॉन्ज का, जो कि नटराज का था, यानी नटराज की प्रतिकृति थी। तो उस प्रतिकृति के लिए खास उनका सम्मान किया गया था। इसका आप फोटो देख रहे हैं। आगे जाइए। ये है अर्धनारेश्वर नाम की ये प्रतिकृति है। इस प्रतिकृति के लिए भी उनको सम्मानित किया गया था, जो कि चोला, चालुक्य और होयसाला, इनका ये मिक्स तरीके से बनाई गई हुई ये पारंपरिक पद्धति से बनाई गई हुई मूर्ति है, जिसमें महेश्वर यानी शिव जी और पार्वती इनको पूर्णा प्रतिकृति के अंदर दिखाया गया है। आगे गुड़ीगार पुट्टू स्वामी इनको कर्नाटक राज्योत्सव अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये सबसे बड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड होता है और कला क्षेत्र में कर्नाटक जो स्टेट है उसमें ये सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ये पुरस्कार है 2012 को उनको इसी पुरस्कार से कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने उनके यहाँ पे उनके हाथों ये सम्मान उनको दिया गया था बेंगलुरु में। तो 2 नवंबर 2012 को उनका सम्मान किया गया था। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो उनको 2010 में शिल्प रत्नकार प्रतिष्ठा भी उनको दिया गया था और उससे भी उनको नवाजा गया था। आगे वाली स्लाइड। प्रशस्ति दी गई थी इनको। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यही है ब्रॉन्ज का नटराज, जिनके बारे में पुट्टू स्वामी जी आपको अपने जब हम चर्चा करेंगे उसके बारे में बताएंगे कि उसकी प्रभावली जो है, जो समय की वजह से जो अभी तक टिक नहीं सके, उसका भी निर्माण उन्होंने किस तरह से उनके खुद के शिल्प कला में की हुई है। और हमें असली शिल्प कैसा होगा इसका हमें एक अनुभव उन्होंने अपने ब्रॉन्ज शिल्प द्वारा दिया गया है। तो इस शिल्प के बारे में भी हम अपने चर्चा में जरूर उनसे समझेंगे। उसी शिल्प को देखने के लिए ये जो शिल्प है ये बहुत ही ज्यादा पूरा वर्ल्ड वाइड इसको सम्मानित किया जाता है। और गुड़ीगार पुट्टू स्वामी जी की जो he has become famous because of this नटराजा। तो ये नटराज जो है उसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। सो यहाँ पे
आर्कियोलॉजिस्ट करण सिंह जी है, डॉक्टर करण सिंह जी, एक्स यूनियन मिनिस्टर, वो भी गोवा में खास राजभवन ये स्कल्पचर देखने आए थे। उस वक्त की ये क्लिप हमें दिखाई दे रही है। आगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि शिल्प लोग और पुट्टू स्वामी जी के जो कार्य है, जो शिल्प कला उन्होंने आज तक निर्माण की है और जो हमें भारत भर में अलग अलग राज्यों में स्थापना की गई है, उनके प्रति प्रशंसा गोवा के जो प्रमोद सावंत जी है, सीएम प्रमोद सावंत जी, वो भी उनके शिल्प लोग को सदिच्छा भेंट दे चुके हैं। उसके बारे में अंश हम यहाँ पे देख रहे हैं। आगे जाइए। अभी गुड़ीगार फैमिली जो कदम्बा डायनेस्टी से बिलोंग करती है, कुछ जो आर्टिफैक्ट है उनके फैमिली से हम देखने वाले हैं। आइवरी और संदलवुड में काम इस गुड़ीगार फैमिली में बहुत ही यानी उनके पूर्वजों के से चले आ रहा है। तो ये एक आप देखेंगे कि आइवरी और संदलवुड में बना हुआ ये एक राम, सीता और लक्ष्मण का बहुत ही बारीक काम 75 साल पहले उनके नाना ने किया हुआ है। मदर जो है वो आप उनके मुंह से इस बारे में भी अब सुनेंगे ही। आगे जाइए। गुड़ीगार पुट्टू स्वामी जी, इनके जो कनिष्ठ बंधु है सुरेश गुड़ीगार, उन्होंने बालाजी यानी विष्णु की प्रतिकृति 10 फीट की बनाई हुई है। आप सुरेश गुड़ीगार जी को देख सकते हैं और बालाजी के मूर्ति के साथ। आगे जाइए, आगे वाली स्लाइड। यहाँ पर सन यानी सूरज भगवान, इसकी प्रतिकृति भी एक जिसको स्टेट अवार्ड मिला है, कर्नाटक स्टेट अवार्ड मिला है, वो गुड़ माध्यम में बनाया गया है। और ये सुरेश गुड़ीगार जी, जिनको हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा है, उन्होंने बनाया है। ये एक बहुत ही बारीक काम किया गया है गुड़ माध्यम में। साथ ही में आप देखेंगे उनके और एक बंधु है, ये फैमिली बहुत बड़ी है, 7 भाई है इनमें। और अशोक गुड़ीगार जो है वो भी बहुत ही माहिर ऐसे शिल्पकार है। उन्होंने शिवम वुड स्कल्पचर, मुरलीधर कृष्णा 5 फुट का ये एक बहुत ही बेहतरीन कला का नमूना उन्होंने बनाया है। और हाल ये जर्मनी में है। ये जो शिल्प है ये भारत नहीं तो जर्मनी तक पहुंचा हुआ है। अभी मल्लिकार्जुन टेम्पल जो है उसके कुछ पैनल्स आप देखेंगे, स्कल्पचर के जो पैनल्स है जो लो रिलीफ बोले जाते हैं, उसके कुछ पैनल हम देखने वाले हैं जो 2009 में शिल्प लोग के शिल्पकार ने बनाए हुए हैं। आगे जाइए, नेक्स्ट स्लाइड। संदलवुड का जो एक ताबूत है वो यहाँ पे गुड़ीगार जो है कदम्ब डायनेस्टी से जुड़े हुए जो गुड़ीगार है उन्होंने 100 साल पहले बनाए हुए हैं। ये संदलवुड में है, जो कहते हैं चंदन जो होता है उसमें बनाया गया है। और ये वाले जो पीस आप देख रहे हैं, जो ताबूत है, जो पेटी आपको दिखाई दे रही है, ये विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में रखी हुई है। यानी आज हमारे साथ ऐसे एक महान स्कल्पटर है जिनके फैमिली के बारे में आज आपको बहुत ही यानी उनको जितना दुनिया में सहारा गया है एक उनकी जो कलाकृति है भारत नहीं, भारत के बाहर पहुंची है, ये आपको अभी पता चल ही रहा है। संदलवुड में जंगल पैनल भी बनाया गया है। ये डीएन चक्रधर जो है उन्होंने बनाया है। अभी गणेशा जो है ये सभी को बहुत ही प्यारा देवता है और उसी के अलग अलग स्टाइल में बनाए हुए ये गणेशा हम आगे देखने वाले हैं। ये चंदेल और चालुक्य स्टाइल में बनाया हुआ गणेशा है जो कि गोवा में इंस्टॉल किया गया है। गोवा के एक टेम्पल में वो स्थापित किए गए हैं। आगे जाइए, नेक्स्ट। ये भी एक
होयशाला पद्धति के गणेशा है। आगे जाइए, ये भी स्टोन में किए गए हैं, ब्लैक स्टोन में किए गए हैं। ये बहुत ही अलंकृत गणेशा है, ये भी होयशाला स्टाइल के ही गणेशा है, गोवा के लिए ही बनाए गए हैं। आगे जाइए, खजुराहो स्टाइल गणेशा है। हमारे भारत में अनेक पद्धति के जो शिल्प कलाएं विकसित हुए हैं, ये अलग अलग एरा में यानी अलग अलग समय में विकसित किए गए हैं। हर एक की मांग, हर एक की जो एस्थेटिकल सेंस जो थी डिफरेंट थी, और जो आर्टिस्ट थे, स्कल्प्टर जो थे, वो अपने हिसाब से किए जाते थे। अब देखिए, जब भी कोई शिल्प बनाया जाता है तो उससे पहले स्केच करना बहुत जरूरी होता है। एक उसी तरह का स्केच हमें, जो डिटेलिंग का स्केच है, वो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि काम करने से पहले एक स्कल्प्टर किस तरह से स्केच करता है। आगे जाइए, अभी सिर्फ गणपति ही नहीं तो अलग अलग डायटीज और माइथोलॉजिकल फिगर के भी स्कल्पचर जो है, ये गुड़ीगार फैमिली मेंबर्स ने और शिल्प लोक के जो शिल्पकार है उन्होंने बनाए हुए हैं। तो उसी का एक वराह स्वामी जो है, हलसी स्टाइल में ये बनाया गया है, और ये भारत का एक बहुत ही माना गया, जाना माना ये एक शिल्प है, जो कि वराह स्वामी इतना बारीक, यानी इतने बारीक काम, यानी इतना जबरदस्त से ये बनाया गया है। आगे जाइए, नेक्स्ट, उमा महेश्वर, ये भी होयशाला पद्धति में बनाया गया है। विश्वकर्मा, बाद में उमा महेश्वर, विश्वकर्मा, गॉड वेताल, ये जो है वेताल गॉड जो है, ये गोवा में बहुत ज्यादा पूजे जाते हैं। उसी का ये चित्र है जो शिल्प लोक के कलाकारों ने बनाया हुआ है। आगे जाइए, सिर्फ गॉड या जो डायटीज है उसी का ही शिल्प नहीं बनाया गया है, तो कुछ निसर्ग की जो प्रतिकृतियां हैं उनके भी यहाँ पे शिल्प लोक में बड़े बड़े शिल्प बनाए गए हैं, वो आप देख सकेंगे। रियलिस्टिक भी है और अलंकृत भी है। गजलक्ष्मी, आगे, कलिंगा मर्दाना कृष्णा, म्हणजेच यानी ही कालिया मर्दन जिसको हम कहते हैं महाराष्ट्र में, वो कृष्णा होयशाला पद्धति से ही बनाया गया है। आगे चलिए, ये हम देखेंगे महालक्ष्मी कल्याण चालुक्य स्टाइल में बनाई गई है। ये दो है अलग अलग मूर्तियां, अलग अलग जगह पे स्थापना की गई है। लॉर्ड विष्णु की ये है 12वीं 14वीं शताब्दी में यादवा स्टाइल की जो कलाकृतियां निर्माण होती थी, उसी में ये बनाई गई है। दशावतार जो है, आप पीछे जो सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें सारे के सारे दशावतार भी वहां पे बनाए गए हुए हैं। ये बुल्ढाना महाराष्ट्र के मंदिर में स्थापन की गई है। आगे चलिए, नेक्स्ट स्लाइड, बाना शंकरी दुर्गा, ये गदग के सिंगली गांव में इसके स्थापना हुई है। आगे, भैरव और सूर्यदेव, ये भी बहुत ही निपुणता से बनाए गए हैं। यहाँ पे हम शिव और विष्णु, इनका भी देखा है। हरिहरा, ये जो है, ये हमने पीछे देखा था कि गुड़ीगार पुट्टू स्वामी जी का सत्कार हुआ था, तो ये हरिहरा जो है, ये शिल्प, उसके लिए भी उनको सम्मानित किया गया था। आगे चलिए, हनुमान, वैसे देखे जाए तो भारत में एक ज्यादा से ज्यादा पर्वत धारी हनुमान दिखाई देते हैं, या सिर्फ जनरल हनुमान हमें दिखाई देते हैं, लेकिन क्या मेडिटेशन करते हुए हनुमान देखे हैं? नहीं ना। तो ये बीच में वाले जो हनुमान है वो मेडिटेशन कर रहे हैं। अब ये मेडिटेशन करना, यानी हनुमान के लिए मेडिटेशन, सबसे बड़ा मेडिटेशन क्या हो सकता है? तो राम का भजन करना,
राम के नाम में खो जाना वही सबसे बड़ा मेडिटेशन एक हनुमान के लिए हो सकता है। सो बीच में वाला जो हनुमान दिखाई देता है वो मेडिटेटिव हनुमान था, और एक साइड में दक्षिण मुखी था। अब ये देखिए, ये स्टैंडिंग गणेशा चोला पीरियड में बनाए गई, ये हमारे प्राचीन भारतीय शिल्प है। उसी की प्रतिकृति शिल्प लोक के कलाकारों ने बनाई हुई है। आप देख सकते हैं बाजू में जो दिखाई दे रही है। आगे विठ्ठल रुक्माई जो महाराष्ट्र के बहुत ही प्यारे यानी लाडले दैवत है। ये गंगा, ये 7 नदियों की मूर्तियां ये शिल्प लोक में बनाई गई है। गंगा, सिंधु, कावेरी, आप देख सकते हैं सभी अलग अलग सिंबॉलिक इसमें दी गई हुई है। आगे वाली नर्मदा, यमुना, सरस्वती, इस तरह 7 नदियां वहां पे बनाई गई। त्यातले आगे है सप्तदुर्गा कुलस्वामिनी। ये सप्तदुर्गा कुलस्वामिनी यानी गुड़ीगार कम्युनिटी की ये कुलस्वामिनी है। उसके बारे में भी हम अभी बातचीत में जानेंगे। आगे जाइए। ये है कालिका देवी, जो कि विश्वकर्मा कम्युनिटी की एक गॉडेस है। उसके बारे में भी। अब ये मल्लिकार्जुन टेम्पल, मल्लिकार्जुन टेम्पल, यहाँ के दीवारों में भी लो रिलीफ जो है वो स्कल्पचर यहाँ पे बनाए गए हैं। आगे आगे ये जय विजय विष्णु जी के द्वारपाल। आगे ये बहुत ही लेटेस्ट मूर्ति बनाई गई है जो कि धन्वंतरी है, मेडिसिन गॉड है। और डॉक्टर मुकुंद कलम्बेकर जी जो है हमारे प्रोग्राम के होस्ट, ये उनके हॉस्पिटल में अभी स्थापित की जाने वाली मूर्ति है जो कि लेटेस्ट मूर्ति है। और उसके बारे में, उसी की वजह से आज हम ये एक महान गुड़ीगार जो है पुट्टू स्वामी जी, उनसे आज हमारा मिलने का योग जो आया है वो इसी मूर्ति की वजह से आया। सो यहीं पे हम हमारा पीपीटी का जो स्लाइड शो है वो खत्म करते हैं और बातचीत के और बढ़ते हैं। अभी जो स्लाइड्स दिखाई दी गई है वो बहुत ही संक्षिप्त में मैंने आपके कला के बारे में, आपके जो आपने अभी तक कलाकृतियां की है और शिल्प लोक में जो कुछ कलाकृतियां बनी हुई है उसके बारे में एक छोटा सा रिपोर्ट हमने पेश किया है। अभी सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अपने बारे में बताएं कि शिल्प लोक क्या है और शिल्प आपने कब से सीखना शुरू किया है। सबसे पहले तो शिल्प आपने कब शुरू किया बनाना? हम 8 साल में था ना, वो टाइम हमारा पिताजी का साथ हम बैठ के, हमारा पिताजी हमको शिल्प बनाने के लिए सिखाया। हम वो 8 साल छोटा था। बाद में हम हमारा घर में शिल्प बनाता था, लकड़ी का बनाता था, चंदन का बनाता था और पत्थर में बनाता था और ग्राम देवता भी बनाता था, विलेज डीटी भी बनाता था। वो हमारा कभी कभी हम रिमोट गांव में जाके वो विलेज गॉडेस को बनाता था, ग्राम देवता को बनाता था। ये हमारे पिताजी के साथ हम लोग जाता था वो विलेज में। वो हमको खाने के लिए पूरा रेशन देता था, उधर खाना पकाता था और उधर ही गांव में काम करता था। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होता है। हमारा पिताजी के साथ हम काम सीखा। अच्छा, ये हम मीडियम कौन सा होता था? हम छोटा था ना, वो टाइम बहुत सैंडलवुड मिलता था, चंदन का लकड़ी मिलता था। हाँ? वो चंदन का मूर्ति का बहुत डिमांड भी था वो टाइम। वो अच्छा? हम लोग
हाई स्कूल में पढ़ने का टाइम भी हमारा घर में हमारा 7 भाई और एक सिस्टर था। वो थोड़ा गरीबी था, इसके लिए ये हमारा स्कूल का खर्च हम लोग बनाता था। एक छोटा गणपति बनाता था, इसका मार्केट में सेल होता था। वो ऐसे करके करके हम लोग काम सीखा। और हमारा 12th होने का बाद 12 होने का बाद हम अकेला मैसूर गया। हमारा मैसूर जाने का टाइम ओनली एक 7-8 चंदन का आधा मूर्ति था और वो हमारा चीना था, चिजल था, वो लेके गया। हमारा पास 50 रुपए था वो टाइम। बाद में हम मैसूर जाके उधर हमारा एक दोस्त के पकड़ के हम रात में मूर्ति बनाता था, डे टाइम में कॉलेज जाता था। इसके लिए वो परंपरा हमारा साथ ये हो गया, वो गया नहीं। हमारा पूरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है ना, वो हम कमा के ही हमारा पढ़ाई किया। वो घर का कुछ ये नहीं था, इसके लिए हमको एक कॉन्फिडेंस आया। हमारा मूर्ति कला की वजह से आप एजुकेशन ले पाए, ऐसा बोल सकते हैं? या हमारा फैमिली का परंपरा था ना, इसके लिए हम एजुकेशन कंटिन्यू कर सका। ये एमए तक ये हो गया। बाद में हमारा एमए होने के बाद हम ऑल इंडिया रेडियो में एक इंटरव्यू दिया, एक कला से हम कैसे एजुकेशन कर सकता है करके। बाद में हम एमए हो गया हमारा। बाद में हमको इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी फेलोशिप मिला। अरे वाह! ये गोवा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी में। हाँ। वो ओशनोग्राफी में डॉक्टर SR राव करके वेरी फेमस आर्कियोलॉजिस्ट है। वो गोवा में मेरीन आर्कियोलॉजी न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट किया 1981 में। वो हम फर्स्ट अपॉइंटमेंट हमारा रिसर्च फेलो करके लिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी में। वो एक प्रोजेक्ट में हम काम किया, मेरीन आर्कियोलॉजिकल स्टडीज इन इंडियन वाटर्स। बाद में डॉक्टर राव बहुत फेमस, इज रेनोन्ड आर्कियोलॉजिस्ट। ये लोथाल का एक्सकवेशन किया, ये और इंटरनेशनली फेमस आर्कियोलॉजिस्ट। इसका साथ हम काम किया। ये इसका साथ काम करने के लिए हमको मौका मिला। बाद में ये मेरीन आर्कियोलॉजी, ये द्वारका का कृष्णा का द्वारका ढूंढने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया। बिकॉज इन महाभारत देयर इज सम श्लोकास आर देयर इन दैट ये पुराना द्वारका समुद्र में डूब गया करके लिखा है। इसके लिए डॉक्टर राव को इंटरेस्ट था। वो पुराना द्वारका समुद्र का अंदर है, इसको ढूंढना इसका ये था, आइडिया था। इसके लिए वो प्रोजेक्ट शुरू हो गया। वो प्रोजेक्ट में फर्स्ट अपॉइंटमेंट हमारा था। बाद में हम इसका साथ तो डाइविंग भी सीखा, ये कमर्शियल डाइवर्स का साथ डाइविंग सीखा। एक ये मेरीन आर्कियोलॉजी में, आर्कियोलॉजी में दो होता है, ऑनशोर आर्कियोलॉजी, ऑफशोर आर्कियोलॉजी। ऑफशोर आर्कियोलॉजी मतलब अंडर वाटर आर्कियोलॉजी, पानी का अंदर जाके एक काम उधर एक्सकवेशन करना, उधर डॉक्यूमेंटेशन करना, वो पूरा ये होता है। या इधर या इसके लिए क्या हो गया, हम ओशनोग्राफी ज्वाइन किया। बाद में बहुत द्वारका प्रोजेक्ट में एक 10-12 साल का काम किया उधर। एवरी ईयर हम लोग उधर जाता था द्वारका संशोधन के लिए। एक महीना उधर रुकता था द्वारका में। उधर रुक के हमारा बोट हायर होता था। बाद में उधर डाइविंग होता था। वो पूरा समुद्र एक 10 स्क्वायर किलोमीटर सर्वे किया अंदर। कुछ मिला था वहां पे? नहीं, उधर ऐसे महाभारत का पीरियड का ऐसे बोल नहीं सकता है, बट थोड़ा
ये लंगर मिला, बहुत पत्थर का लंगर मिला पानी का अंदर, और थोड़ा ड्रेस्ड स्टोन्स गिल्स मिला, इतना ही। ऐसे महाभारत का पीरियड का ऐसे बोल नहीं सकता है, बट हरप्पन पीरियड का थोड़ा बीड्स किड्स मिला पानी का अंदर। अच्छा, यानी जो बताते हैं बाकी के लोग की बहुत बड़ी महाभारत की संस्कृति की कलाएं मिली है वगैरह वगैरह, तो वो सारे के सारे यूट्यूबर फेक हो सकते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो? वहां पे काम कर रहे हैं इसलिए वहां का अनुभव है आप? हाँ, क्या बोलिए। और हाँ, मैंने कहा यूट्यूब में आवाज आ रही है मेरी? आ रहा है। यूट्यूबर्स जो है वो यूट्यूब में बताए जाते हैं कि द्वारका, पूरी की पूरी द्वारका मिली, बहुत अच्छी तरह से द्वारका के सारे अंश मिले हैं, तो ये कितना सत्य हम बोल सकते हैं? नहीं, वो पूरा 100%, एक 90% फेक है। वो एनिमेशन करके ये वेस्टर्न एक्सकवेशन में मिला कुछ ऐसे करके ये फेक आइडिया ये बनाया, V2 में फिल्म बनाया। वो 190% ये है। वो इसमें हमारा फोटो भी आता है एक दो जगह में, बट ये सत्य नहीं है। वो सत्य का ये नहीं, सत्य नहीं, ये फेक वीडियो है। ओके ओके ओके। बिकॉज हम लोग एक 15 साल द्वारका में का काम किया, कितना ये बोट 1000 more than 1500 hours we dived in the water and we documented everything, but there is no temple or sculpture and all. That is all animated story. Okay, those are animated stories. अच्छा, मैंने सुना है कि सबसे ज्यादा वक्त नीचे रह के काम करने वाले में से आपकी है करके। हाँ, सबसे ज्यादा वक्त डाइवर के रूप में आप नीचे काम करे हैं, आपने रिसर्च किया है। हाँ, कितने घंटे तक आप नीचे थे तब एज ए डाइवर? ये डाइविंग में क्या होता है, दो तरीका का डाइविंग होता है। एक सिलेंडर, ये कंप्रेसर रख के पाइप से भी नीचे जा सकता है। ज्यादा टाइम पानी का रुकने तो क्या होता है, हम लोग पाइप से जाके आवर्स टुगेदर का काम कर सकता है। एक और एक सिस्टम है ये सिलेंडर स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग में हमारा पीछे सिलेंडर होता है। सिलेंडर में ज्यादा टाइम एक घंटा 20 मिनट 30 मिनट रुक सकता है, ज्यादा टाइम नहीं रुक सकता है। सिलेंडर लेके जाता है ना, उधर एक डेप्थ गाज और ऑक्सीजन का गाज होता है, तो उसमें हमको मालूम होता है कितना ऑक्सीजन सिलेंडर में है करके। सिलेंडर ऑक्सीजन खत्म होने के बाद ऊपर आना पड़ता है और दूसरा सिलेंडर डाल के जाना पड़ता है। ये सिस्टम है। बट हमारा पास अंडर वाटर स्कूटर भी था। वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूटर होता है, सिलेंडर का टाइप, इसमें प्रोपेलर होता है, राडार होता है, उसको ऊपर बैठ के वो समुद्र का अंदर नीचे जाना पड़ता है। वो बहुत बड़ा, ज्यादा सर्वे करने के लिए बहुत अच्छा है। वो सी बेड का थोड़ा आगे जाके पूरा सर्वे करके आ सकता है। अच्छा, यानी एक एडवेंचरस जॉब था आपका। ये आपका एक एडवेंचरस जॉब था, यानी बहुत ही एडवेंचरस एंड लाइफ रिस्क जॉब था। यस। एनी टाइम कुछ भी हो सकता है। पानी का अंदर बहुत जानवर आता है, बड़ा बड़ा फिश आता है, कभी कभी अटैकिंग फिश भी आता है, बट हमको वो अनुभव हुआ नहीं। बट बहुत रिस्क होता है, बट बहुत थ्रिलिंग जॉब है। पानी का अंदर काम करना, ये इसका अनुभव भी अलग होता है। अच्छा, अभी आप विश्वकर्मा परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो उसकी वृत्तियां 5 होती है, जरा उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएंगे? विश्वकर्मा परंपरा है ना, ये नागरिकते शुरू हो गए ना, सिविलाइजेशन, उससे ये परंपरा शुरू हो गया। बिकॉज क्या है,
ये गुहांतर रेखा चित्र आता है ना, दैट केव पेंटिंग, ये हाँ। इसका 50 साल पुराना तक जाता है वो। हाँ। ये वो टाइम आदमी लोगों को भाषा नहीं था, सिविलाइजेशन नहीं था, वो टाइम ये विश्वकर्मा परंपरा शुरू हो गया। हाँ। हाँ। इसके लिए विश्वकर्मा परंपरा का बहुत बड़ा इतिहास है। विश्वकर्मा में अभी विश्वकर्मा परंपरा में 5 वृत्ति आता है, 5 हाँ। प्रोफेशन आता है। मनु, मया, त्वष्टा, विश्वज्ञ, शिल्पी। मनु मीन्स ब्लैक स्मिथ, मया मीन्स कॉपर स्मिथ, त्वष्टा means carpenter, and goldsmith, Vishwajna, and then sculptor. This 5 वृत्ति is belongs to विश्वकर्मा परंपरा। इसमें ड्राइंग एंड पेंटिंग भी आता है, इसमें इंक्लूड नहीं, बट drawing and painting part and parcel of all professions, because it is required for a sculptor, it is required for everybody. Drawing is important because we have to make drawing first. Yeah. आपका फेवरेट माध्यम कौन सा है शिल्प बनाते वक्त? हाँ, आपका फेवरेट माध्यम कौन सा है? विच मीडियम इज फेवरेट? क्या? आपको किस माध्यम में शिल्प बनाना ज्यादा अच्छा लगता है, पसंद है? नहीं, अभी शिल्पकला में बहुत अभी फर्स्ट पत्थर आता है। पत्थर में हमको बड़ा बड़ा मूर्ति बनाने के लिए, बृहद शिल्प बनाने के लिए स्टोन इज वेरी गुड मीडियम। ओके। और क्ले मॉडल भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले अभी एक पत्थर में पोर्ट्रेट बनाना हो तो हम लोग पहले क्ले में बनाता है। क्ले में इसको करेक्शन के लिए स्कोप होता है। अभी पत्थर में एकदम थोड़ा पत्थर गया मतलब वो गया, इसको ऐड नहीं कर सकता है। बट क्ले में इसको ऐड करके परफेक्शन बना के इसको बाद में पत्थर में परफेक्शन लेके आ सकता है। क्ले भी अच्छा मॉडल मीडियम है और पत्थर भी अच्छा मीडियम। पत्थर में हमको लिमिटेशन नहीं, 50 फुट का मूर्ति भी बना सकता है। और लकड़ी में भी बना सकता है। लकड़ी में हमारा गुड़ीगार लोग बहुत चंदन में काम किया। तो चंदन में हम बहुत नाजुक काम कर सकता है, बहुत इंट्रिकेट काम कर सकता है। ये दूसरा वुड में इसका इतना नाजुक नहीं कर सकता है। अभी टीक वुड में कर सकता है, पणस वुड में कर सकता है, और शिवन वुड में। शिवन वुड इज वेरी गुड। इसका कार्विंग का बहुत अच्छा फेवरेट ये लकड़ी है, उसमें बना सकता है। और एक माध्यम क्ले, सेकंड मेटल, एंड थर्ड स्टोन, एंड देन गोल्ड स्मिथ तो गोल्ड में बनाता है, और स्कल्प्टर पत्थर में होता है। ये विश्वकर्मा परंपरा का ये है। बट ऑल मीडियम, इससे आई लाइक वेरी मच ब्रॉन्ज कास्टिंग, बिकॉज ब्रॉन्ज कास्टिंग में क्या होता है, हम लोग पहले वैक्स में मॉडल बनाता है। मॉडल बना के इसका ये मिट्टी का ये करके इसका मेटल इसका पोर करके वो लास्ट वैक्स मेथड होता है। वो मेथड में क्या होता है, बहुत परफेक्शन मूर्ति बना सकता है। मेटल में क्या होता है, ये इट विल नॉट ब्रेक इजीली, इट विल नॉट ब्रेक। इसके लिए तमिलनाडु ब्रॉन्जेस एंड ऑल वेरी ग्रेसफुल, बिकॉज इसका पहले मॉडल करके करेक्शन करके इसका कैस्टिंग होता है ना, इसके लिए क्या होता है, वो बहुत बढ़िया स्कल्पचर बना सकता है। लकड़ी और स्टोन में क्या होता है, एकदम परफेक्शन होना चाहिए। परफेक्शन होए तो हम बराबर कर सकता है, कुछ गलत होए तो और इसका करेक्शन एरर इसका निकल नहीं सकता है। एरर ऐसे ही हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाता है, फिर वेस्ट हो जाए। अभी नया टेक्निक आया, वो फाइबर मीडियम।
यस। फाइबर मीडियम क्या है वो, म्यूरल्स बनाने के लिए बहुत अच्छा मीडियम है, और रिप्रोडक्शन लाइट करने वेट के है, लिए फाइबर मीडियम अच्छा है। लाइट वेट है और बहुत ही। या फाइबर हाँ मीडियम एट प्रेजेंट इज ए वेरी चलती में है। हाँ हाँ। जब आपने नटराज मूर्ति बनाई थी तो वो हाँ कुछ कितने महीने लगे थे, 4 महीने लगे थे शायद। नहीं नहीं, क्या हुआ, हम 2002 में वीआरएस लिया ओके नेशनल इंस्टीट्यूट से। बाद में हमारा इंस्टीट्यूट और राजभवन वेरी क्लोज है। ओके। एक दिन हमको ये गवर्नर ऑफ गोवा हाँ हमको बुलाया, ये साहनी करके था, हमको बुलाया। हमारा राजभवन में एक 7 फुट का नटराजा रखना है गार्डन में, बिकॉज गोवा का राजभवन पक्का पोर्चुगीज स्टाइल आर्किटेक्चर है। ओके। इसके लिए वो एक नटराजा करना है करके हमको केदारनाथ सहनी वाज द टाइम गवर्नर। बाद में हमको बुलाया, बाद में वो हमको सितंबर में बुलाया, हमको फरवरी में 7 फुट का नटराजा चाहिए करके बोला। हम लोग ये शॉर्ट पीरियड में इतना बड़ा नटराजा करने का इजी नहीं। बराबर है। बाद में हमको बड़ा चैलेंज आ गया। हम्म, हम बाद में हमारा भाई का साथ नटराजा स्टडी करने के लिए मद्रास गया। उधर ओके। स्वामी मलाई करके एक कास्टिंग फेमस ट्रेडिशनल ब्रॉन्ज कास्टिंग आर्टिस्ट है, उधर गया। बाद में मद्रास म्यूजियम गया। बाद ओके। में सरस्वती महल तंजूर में गया, उधर बहुत हाँ सारे नटराजा है। बाद में चेन्नई चेन्नई म्यूजियम में भी आया, उधर वेरी फेमस वर्ल्ड फेमस तिरुवंगलाडू नटराजा है, वो देखने के लिए आया। बाद में वो पूरा स्टडी करके आया। बाद में इसका वैक्स मॉडल करने का था। हमको ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हमको वैक्स मॉडल करने के लिए इतना ये नहीं था। बाद में क्या किया, बेंगलुरु में एक नटेशन करके है, ये नटेशन क्या, इसका साथ एक तमिल ब्रॉन्ज वर्कर था, हाँ वो बोला हम बनाता है, हम नटेशन का साथ काम करता है, हम मॉडल बनाता है करके। बाद में हाँ वो मॉडल बनाने के लिए शुरू किया। हम लोग इसको एकदम डिस्कार्ड किया, ये बराबर नहीं करके। बाद में ओके। हमारा तीनों भाई बेंगलुरु का साथ पास एक घर लेके वो हाँ आदमी को भी लेके हम खुद बनाया, ये मॉडल बनाया। ओके। बना के मॉडल बना के इसको फाइबर ग्लास में कन्वर्ट करके बाद में सैंड एंड ऑयल कास्टिंग इसमें इसका कास्टिंग किया। वो नटराजा एक 70 पीसेस था, एकदम ऐसे नहीं कर सकता है। 70 पीस करके बाद में इसको फिनिशिंग करके ज्वाइन किया, एक ज्वाइन करके पूरा नटराजा बनाया। ये गोवा में वो पूरा का काम किया। बाद में गोवा सेकंड नहीं 2 फरवरी और 26 फरवरी राजभवन में एक फंक्शन था, वो सेम दिन रेडी करके दिया। ओके। वो वो बहुत जो बड़ा 70 हाँ पीसेस में वो आपने 70 पीसेस में वो आपने नटराज किया है, लेकिन जब हाँ हम देखते हैं तो उसको लगता नहीं कि वो 70 पीसेस में था पहले और उसको जॉइंट किया गया है। इतना हाँ फाइन वर्क आपने किया है। या नहीं, यस। इतना बड़ा स्टैचू करने के लिए एक पीस में नहीं कर सकता है। हाँ अभी नटराजा का फेस अलग होता है, इसका थोड़ा बॉडी फेस अलग होता है, पूरा हाथ है ना वो अलग होता है, वो यस। और इसका नीचे का बेस अलग होता है, बाद में ऐड होता है वो हाँ सोल्डरिंग करके इसको ज्वाइन करना पड़ता है। मेटल में वो एडवांटेज है, दूसरा हाँ मीडियम में नहीं। बट एक टाइम पूरा ओके इसको फिनिशिंग करे तो ये एक ही पीस में हुआ ऐसे दिखता है, बट हाँ पीसेस होता है। बट हमको बहुत परेशानी से बनाया, हमको बहुत खुशी दिया। अभी भी हाँ राजभवन करे तो हमको एकदम ये होता है। एक टाइम क्या हुआ, राजभवन में इंस्टॉल हो गया,
बाद में 1 महीने के बाद डॉक्टर करण सिंह उधर आया था। करण सिंह बहुत बड़ा संस्कृत स्कॉलर है और वो एम्बेसडर ऑफ इंडिया करके, इसको कश्मीर का वो राजा का फैमिली है। वो देखे तो बहुत इसको खुश हो गया। बाद में केदार गवर्नर को बुला के वो बोला ये नटराजा कौन बनाया। बाद में कुछ साउथ इंडियन फेमस आर्टिस्ट बनाया क्या करके, नहीं नहीं इधर गोवा का गुड़ीगार करके और फैमिली है। बाद में गवर्नर हमको बुलाया राजभवन में। बाद में डॉक्टर करण सिंह थोड़ा भावुक हो गया। वो नटराजा देख के इसको एक संस्कृत श्लोक चांट किया। बाद में हमको शाबाश करके आपका नाम अमर है करके बोला। वो बहुत बड़ा खुशी का बात है। सही बात है। most memorable moments for you it is. मेमोरेबल मोमेंट्स है आपके लिए। या मेमोरेबल मोमेंट्स। यस। बाद में हम वो नटराजा का फेसबुक में डाला ना, वर्ल्ड वर्ल्ड इसका अप्रिशिएट किया। ये क्या वो आप लोग चोला का बहुत नजदीक गया करके ये चोला। हाँ ये अभी आपने बोला चोला जो स्टाइल है उसके आप बहुत नजदीक गए। उस पर मैं आपको पूछना चाहूंगी कि बहुत संक्षिप्त में अब भारत में जितनी मूर्ति कलाएं हुई है अलग अलग शताब्दी में अलग अलग एक स्टाइल वहां पे डेवलप की गई है, उसके बारे में बताएंगे प्लीज, एक थोड़ा सा मूर्ति का इतिहास। नहीं, इंडिया का शिल्प शुरू हो गया, हमको अर्लीस्ट रेफरेंस मिलता है दीदारगंज यक्षी, दैट इज इन पटना म्यूजियम। दैट वो दीदारगंज यक्षी है ना, इंडिया का अर्लीस्ट मास्टरपीस है, बहुत सुंदर है। और इसका ग्लेज भी अभी तक है, वो पटना म्यूजियम में है। वो 3rd सेंचुरी बीसी का है। 3rd सेंचुरी बीसी में, 2nd सेंचुरी बीसी में सांची स्तूप भी होता है। वो सांची स्तूप बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है। इवन यक्षी दीदारगंज यक्षी पटना म्यूजियम स्कल्पचर भी बुद्धिस्ट होता है। नंतर ग्रीक इंडिया में आ गए ना, अलेक्जेंडर, नंतर ये ग्रीक्स अडॉप्टेड बुद्धिज्म, ग्रीक्स फॉलोअर्स अडॉप्टेड बुद्धिज्म। देन गांधारा शैली शुरू हो गया इंडिया में। गांधारा शैली ये इंडो ग्रीक शैली है, वो दोनों मिक्स होता है। पहले बहुत गांधारा स्टार्टिंग में ज्यादा रियलिस्टिक फीचर्स था गांधारा में। वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में गांधारा ज्यादा है। तक्षशिला है ना, वो पाकिस्तान में था, अभी पाकिस्तान में है। नालंदा बिहार में है। तक्षशिला was the center of गांधारा स्कूल, या ज्यादा होता था। और इंडिया का यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया ना, ये विद्यापीठ, वो बुद्धिस्ट पीरियड में हो गया। तक्षशिला भी है और नालंदा भी है। या उधर बहुत फॉरेन का लोग स्टडी करने के लिए आता था। ये स्कल्पचर भी बहुत इंडिया में एक्सपेरिमेंट किया। ये ग्रीक्स और इंडो ग्रीक आर्ट बहुत ये है। बाद में क्या हुआ, ये रियलिस्टिक आर्ट गुप्ता पीरियड में हमारा लोग वो रियलिस्टिक फेस वो इसको पसंद नहीं हुआ। इसके लिए गुप्ता पीरियड में अगेन हमारा ट्रेडिशनल कैरेक्टर और आया। गुप्ता पीरियड में बुद्धिस्ट स्कल्पचर पूरा वो ओनली ड्रेपरी दैट इज ए वेस्टर्न, अदरवाइज टोटल कैरेक्टर इज इंडियन सिंबॉलिक कैरेक्टर ये है। और गुप्ता का बाद ये अर्ली चालुक्य आया, वाकाटकस आया, और प्रतिहारा आया, चांदेला आया, होयसला चालुक्य आया, होयसला आया, कदम्बा, गंगा, चोला, पल्लवा, ये सभी भारत का शिल्प शैली है। पालासेना वेस्ट बंगाल में पालासेना, वो भी वेरी फेमस शिल्प ये है। और कलिंगा स्टाइल भी इन ओडिशा बहुत क्लासिकल स्टाइल है। इंडिया में बहुत सारा
ये क्लासिकल स्टाइल है ना, ये इंडिया का स्कल्पचरल ग्रामर है। वो स्कल्पचरल ये होता है। वो टाइम में राजा महाराजा क्या करता था, इसका ओन शैली ये करता था, प्रोजेक्ट करता था। अभी अर्ली चालुक्य आता है, कल्याण चालुक्य आता है, कल्याण चालुक्य बाद होयसला आता है। बट होयसला में भी थोड़ा चेंजेस है, वो सेम ट्रेडिशन फॉलो किया नहीं, बिकॉज इट्स ए ईगो ऑफ द राजा। नो, हमारा थोड़ा अलग होना चाहिए करके। इसके लिए इंडिया में बहुत सारे स्कल्पचरल स्टाइल मिलता है। ओके, या वैयक्तिक यानी पर्सनली विच स्टाइल यू लाइक? हेलो, हेलो, हाँ, काम करते में कौन से स्टाइल में काम करना ज्यादा पसंद है? नहीं, हम कर्नाटक में पैदा हुआ ना, हमारा लोकल होयसला कर्नाटक में ज्यादा होयसला है। विजयनगर Okay. पीरियड भी है, होयसला का नंतर विजयनगर पीरियड आता है, कृष्णदेवराय है वो होयसला पीरियड वेसरा शैली में आता है। विजयनगर स्कल्पचर वो द्राविड़ा शैली में आता है। Okay. हम लोग दोनों शैली में होयसला क्या लाइक फर्क है? करता है, बट होयसला से थोड़ा हाई क्वालिटी ग्रेस से हिसाब से चालुक्य बहुत पावरफुल, और इसमें ब्यूटी ज्यादा है, स्कल्पचरल ब्यूटी ज्यादा है। हाँ, या होयसला भी बहुत ये अच्छा है, बट होयसला पीरियड में मध्य प्रदेश में चांदेला स्कूल शुरू हो गया। वो खजुराहो स्कूल भी बहुत बढ़िया है। एक्सप्रेशन वाइज I love more Hoysala than this thing. I love more Chandela खजुराहो, school, चंदेला स्कूल। ओके, Khajuraho. Very expression wise, very marvelous. In India, expression means Chandela. But erotic sculpture and all is that chodo. But Chandela school is amazing. ये चांदेला पीरियड में गणेश आता है ना, अद्भुत, उसको कंपेयर नहीं कर सकता है। वो बहुत बढ़िया ये है। जो साइमल्टेनियसली स्टैंडिंग गणेशा जो हमने देखा था, स्टैंडिंग गणेशा जो हमने देखा था, वो चंदेला स्टाइल में है ना? चोला या चंदेला। चांदेला वी लाइक मोर चांदेला बिकॉज ऑफ चांदेला गणपति स्पेशली, इसका एक्सप्रेशन और रिदम एंड ऑल बहुत अच्छा है चांदेला में। और हाँ, गणपति की बात निकली है तो मुझे बताइए कि एक्चुअली गणपति कौन से माध्यम में हमारे समाज में पहले बनते थे? गणपति का इतिहास ले तो हमको अर्लीस्ट गणेश, बोलिए। हमको अर्लीस्ट गणेश अबाउट 4th century AD में मिलता है। इससे पहले गणपति का रेफरेंस नहीं है। अर्लियर गणपति मेन गॉड नहीं था। ओके, गणपति पहले गणा करके था, एक सबऑर्डिनेट गॉड था। ओके, गणा करके था, बट लेटर ऑन क्या हो गया, बादामी में गणपति है, बादामी चालुक्य केव्स में गणपति है। वो कर्नाटक का गणपति का फर्स्ट रेफरेंस बादामी चालुक्य, इसको बोलता है वातापी गणेश। वातापी मीन्स बादामी, बादामी गणेश। वो 5th century में फर्स्ट गणेश का रेफरेंस है। बाद में बहुत लेटर ऑन बहुत राजवंश ने ट्रेडिशन, या बहुत होयसला में तो बहुत गणेश आया, चांदले में बहुत आया, पाला सेना में आए, ये सभी इसमें गणेश का ज्यादा हो गया। और पहले 2 हाथ था गणेश को, लेटर ऑन गणेश को 4 हाथ हो गया। हाँ, अभी कर्नाटक में इडगुंजी और गोकर्णा करके 2 प्लेस है, उधर अर्ली चालुक्य का 2 गणेश स्कल्पचर है। इसको 2 ही हाथ है, 4 हाथ नहीं। इसका मुकुट नहीं, विदाउट मुकुट है। वो पहले गणेश मतलब गणा ऐसे ये था, बट लेटर ऑन क्या हो गया, इसको
अग्रस्थान मिला, फर्स्ट पूजा हाँ। गणपति का होना चाहिए ये करके इसको ज्यादा ये मिला। बाल गंगाधर टाइम में क्या वो स्वतंत्र का ये था ना। बाल हाँ। गंगाधर तिलक का क्या था, ये गणपति पूजा स्ट्रीट में बनाने का, तो क्या होता है लोग इकट्ठा होता है, एक आदमी लोगों को इकट्ठा करने के लिए वो गली गली में गणेश का उत्सव शुरू किया। इससे क्या हो गया, अभी बहुत गणेश मतलब ये मेन गार्ड हो गया। सही बात है। हाँ आपने मुझे एक बार बातों बातों बताया था कि हाँ? आपके यहाँ पे पहले गणपति या फिर कुलस्वामिनी की मिट्टी से मूर्ति बनाई गई जाती थी, तो वो उसकी प्रोसीजर क्या थी? हेलो, can you हेलो, hear me? बोलिए। आप पहले मिट्टी से, नदी के मिट्टी से मूर्तियां बनाते थे हाँ इन सब रिचुअल्स के लिए, तो वो कैसे या बनाते थे उसके बारे में संक्षिप्त में बताइए, तो यानी हमारे ऑडियंस को बताइए। नहीं, ये गणेश का मिट्टी का बनाना हमारा फैमिली का परंपरा था। हमारा फैमिली में गणपति बनाता था, हमारा हाँ। फादर बनाता था, ग्रैंडफादर बनाता था, इसका ग्रैंडफादर, एक 5-6 जनरेशन का हमको याद है। गणपति ये हमारा परंपरा था मिट्टी में बनाना। वो चौथी का टाइम बनाता था। वो टाइम क्या था, हमारा घर में एक शिलाघाट गणपति करके बनाता है। वो डिफरेंट टाइप है, ये अलग टाइप है। वो ट्रेडिशनल परंपरा परंपरा से आता है। वो हमारा फैमिली में था वो शिलाघाट गणपति। हमारा घर में हम छोटा था ना, हमारा पिताजी के साथ हम हमारा मैक्सिमम एक टाइम हम 100 गणपति बनाया था एक सीजन में। हमारा कजिन भी था, वो भी इतना बना। हमारा घर में 400-500 गणपति पूरा हाथ में बनाता था। वो टाइम मोल्डिंग टेक्निक नहीं था, हाथ में बनाता था। और ये गणेश का सीजन आता है, वो बारिश का सीजन आता है ना, इसके लिए वो बारिश का सीजन हमको 1-2 महीना ये गणपति करके हमारा ये चला जाता। हमारा आर्थिक का ये होता था। वो टाइम हमको खाना मिलता था, गणपति बनाए तो वो गणपति सेल होता था, पैसा आता था। वो इसके लिए हम लोग, हमारा घर में था वो परंपरा। बट क्ले मॉडलिंग है ना, इसके लिए आप मुझे बता रहे थे कि मिट्टी का गणपति किस तरह से आप बनाते थे, नदी की मिट्टी किस तरह से लाते थे, उसको किस तरह से छाना जाता था, वो क्या प्रोसेस थी गणपति बनाने की? हमारे पारंपरिक गणपति बनाने की प्रोसेस बताई थी आपने। नहीं, ये मिट्टी का गणपति बनाने के लिए हमारा गांव का बाजू एक वर्धा रिवर करके है, रिवर है। वो रिवर बेड में ये क्ले मिलता है। हाँ। रिवर बेड में वो ग्रेइश क्ले होता है, वो मिलता है रिवर बेड में। वो हम लोग, हमारा पिताजी, अंकल सभी जाके वो मिट्टी लाके इसको प्रोसेस करता था। इसको पानी डाल के, इसको ये हथौड़ी से ये करके करके ये मिट्टी तैयार करता था। तैयार करने में बाद में हम लोग इसमें गणपति बनाता था। वो रिवर मिट्टी है। और गणपति, वो हमारा पिताजी का टाइम बहुत कंपटीशन होता था। हाँ। ये बहुत गणपति का बारे में, हमारा गणपति अच्छा होना चाहिए, हमारा गणपति घर में अच्छा होना चाहिए। हमारा पिताजी बहुत अच्छा गणपति बनाता था। ये हम लोग इसका साथ सिखाना वो ये होता था। वो टाइम हमारा गांव में 4-5 आर्टिस्ट होता था। अरे हमारा गणपति अच्छा होना चाहिए, हमारा गणपति। वो बाद में ये हमारा थोड़ा ट्रेडिशनल होता था। बाद में क्या हो गया, वो पूना गेना में थोड़ा गणपति का बहुत बनाता था। वो स्टाइल अलग होता है। हमारा कर्नाटका का ट्रेडिशनल स्टाइल अलग होता है। हम लोग पूना का गणपति को पूना स्टाइल बोलता है, या वो पूना गणपति है करके। वो स्टाइल अलग है, हमारा स्टाइल अलग है। बट हमारा ग्रैंडफादर का टाइम ऑयल पेंट नहीं था, एक 100 इयर्स बैक। हमारा लोग पेंट भी हमारे घर में बनाता था। वो
सफेद पेंट बनाता था, इसको दूसरा कलर ऐड करता था और करके गणपति का पेंट होता था। बाद में इसको वार्निश डालता था, नेचुरल वार्निश, नेचुरल वो टाइप पे था। ये नेचुरल सोल्यूबल हुआ करते थे क्या? पेंट आपके सोल्यूबल हुआ करते थे? पेंट आपके वाटर सोल्यूबल हुआ करते थे? नहीं, ये गणपति का क्या है ना, गणपति रेडी हो गए होने के बाद पहले हम लोग एक सादा वाटर पेंट ये लगाता है, सफेद पेंट करके बोलता है। वो लगाने के बाद गणपति का दूसरा कलर होता है, दूसरा फर्स्ट कोट होता है, सेकंड कोट होता है, बाद में शेडिंग होता है। हाँ सर, आप जो नेचुरल कलर लगाया करते थे, आपके पूर्वज जो नेचुरल कलर लगाते थे, क्या वो टेक्निक अभी भी आपको पता है? नहीं, वो पता है, बट इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। नहीं, दूसरा अभी नहीं, सर एक्सप्लेन नहीं करनी है। क्या आपके घर में अभी भी वो कला अभी भी आपने यानी अब तक पहुंची है क्या? इतना ही पूछ रही हूँ मैं। नहीं, हमारा ग्रैंडफादर, हमारा पिताजी का पहले हमारा घर में दृष्टि पेंट करना है ना, काला, वो चिमनी से काला कलेक्ट करता था। हाँ। बाद में इसको थोड़ा ऑयल डाल के इसको दृष्टि बनाता था। अभी ऑयल पेंट है, वो टाइम वो काला इकट ये करके चिमनी से धूप होता है ना, काजल, हाँ, काजल वो करके बनाता था। और सफेद पेंट भी एक बड़ा करके एक पत्थर आता है, वो घिस के कलर बनाता था। अच्छा। और थोड़ा कलर दुकान में भी मिलता था, थोड़ा वाटर कलर, वो मिक्स करके गणपति बनाता था। नो ऑयल पेंट का ये नहीं था। ये पहले गणपति का श्रृंगार करता था ना, गोल्ड कलर है, वो पहले एक गोल्ड शीट आता था, वर्क शीट करके। ओके। अभी भी तंजावुर में वो गोल्ड शीट डालता है ना, वो पहले मिलता था। वो शीट ये वार्निश डाल के वो शीट पेस्ट करता था, वो गोल्ड कलर होता था, नेचुरल गोल्ड कलर होता था, बहुत ओरिजिनल गोल्ड शीट होता। गोल्ड मतलब वो टाइम सस्ता में मिलता था, वो उससे गोल्ड कलर बनाता था। और ग्रीन कलर कुछ इससे बनाता था, येलो और दो ब्लू मिक्स करे तो ग्रीन होता था, ऐसे वो टेक्निक अच्छा, है। मैंने आपके शिल्पलोक में बहुत सारे मीडियम में आपके शिल्प देखे हैं। पीओपी कहीं पे नजर नहीं आया क्या? आप पीओपी की शिल्प बनाते नहीं हो? नहीं, हम पीओपी यूज करता है। कभी कभी क्या होता है ना, अभी हम क्ले का एक मॉडल बनाता है। क्ले विल नॉट रिमेन फॉर लॉन्ग टाइम। यस। Then what we'll do, we'll take we will use POP for taking mold. बाद में POP में कैस्ट करके रखे तो क्या होता है ना, POP में खराब नहीं होता है, ये कितना साल भी रख सकता है। सही बात है। या POP मीडियम, ये POP is this thing इंटीरियर के लिए यूज किया जाता है। चूना पाउडर बराबर है। या एंड इवन मार्बल आल्सो, वो चूना उससे मार्बल होता है। मार्बल का इसके लिए पूजा के लिए मार्बल ठीक नहीं, बिकॉज इट इज ए कैल्शियम डिपॉजिट। ओके ओके। या हमारा पूर्वज काशी से रामेश्वर तक इन एंशिएंट टाइम marble was not worshipped. It was not this thing. Only black stone was auspicious in the ancient time. Only black, सिर्फ काला धातु, जो काला पत्थर हुआ करता था, जिनमें हमने शिल्प देखे, सिर्फ काले पत्थर में जो आपने शिल्प अभी हमने देखे हैं पीपीटी में, आपके इसमें, उसी में हमारे मंदिरों में सारे मूर्तियां बनाई जाती थी, और घरों में भी अगर स्थापना की तो उसी इसमें की जाती थी, उसी का वर्शिप होता था। बराबर है, मार्बल की नहीं होती थी। मार्बल नहीं होता थे, बट क्या हो गया, मार्बल का फर्स्ट टेम्पल है राजस्थान में, दिलवाड़ा टेम्पल।
Yes. Dilwada हाँ, is the हाँ, first Jain temple built in marble. Okay. Because marble is looking very white and this thing, but Yes. that's why what happened. It was a lot of marble was available in Rajasthan. हाँ, Now that became a big industry in Rajasthan. राजस्थान। Yeah, अच्छा, yeah, मैं yeah. अभी But दर्शकों को मैं पूछना चाहूंगी, क्या आपको कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं क्या? हेलो। हाँ नहीं, हम लोग इधर अवेलेबल स्टोन हमारा कृष्णशिला है। हाँ, हेलो। गोवा में हम कर्नाटक से पत्थर लेके आता है। वी आर कॉल्ड कृष्णशिला, ब्लैक। कृष्ण मीन्स ब्लैक शिला, बट इसमें हम बनाता है। बट मूर्ति बहुत मीडियम पत्थर में बना सकता है। अभी महाराष्ट्र में कोल्हापुर महालक्ष्मी, खिद्रापुर, तुळजापुर, ये सभी टेम्पल है ना, ये टेम्पल इज बिल्ट बाय बसाल्ट। यस। Yeah, basalt is a little brittle stone, but इसमें carving कर सकता है, ऐसे नहीं। Because वो एरिया में ये कृष्णशिला नहीं मिलता है ना, इसके लिए वो पत्थर में बनाया, बसाल्ट में बनाया। और राजस्थान और दिल्ली वो साइड में रेड सैंड स्टोन है। ओके। हाँ, अभी दिल्ली फोर्ट ये पूरा रेड सैंडस्टोन का है। यस। और इंडिया में बहुत रेड सैंडस्टोन का मूर्ति भी है। और रेड सैंडस्टोन में बहुत अच्छा मूर्ति बना सकता है। रेड सैंडस्टोन इट लुक्स लाइक ए अर्थ कलर, ये बहुत अच्छा दिखता है। अर्थ कलर इज ए वेरी ऑस्पिशियस। यस। या दैट इज व्हाई terracotta color, original color is very unique, because that is mud color. दर्शकों को कोई सवाल पूछना है? मैं दर्शकों की तरफ अभी मुड़ती हूँ। हाँ, हमारे मीटिंग में उपस्थित लोगों को कुछ पूछना है? तो मैं भी स्टोन में कुछ काम करता हूँ, तो मैंने सुना था कि स्टोन में भी एक जो अपना उसमें जो एक ये होता है ना, जैसे कि एक पुरुषी पत्थर और एक स्त्रीलिंगी पत्थर में भी दो। नहीं, ये पत्थर में पुरुष पत्थर और स्त्रीलिंग नहीं है। ये स्कल्पटर क्रिएटेड ये है। अच्छा, उसका थॉट क्रिएट किया हुआ है उन्होंने, क्योंकि मैंने ऐसा क्रिएट किया हुआ है। अभी भी हम लोग पत्थर में काम करता है ना। हाँ। बाद में हम लोग कुछ स्टोरी बनाता है। ये स्त्रीलिंग पत्थर है, ये पुरुष लिंग पत्थर है, ये नपुंसक लिंग पत्थर है करके। हाँ, क्योंकि शायद बाद में हम लोग कभी ये स्कल्पटर झूठ भी बोलता है। हाँ, क्योंकि मैंने भी सुना था वो, क्योंकि वो पत्थर में जब वो हाथोड़े से थोड़ा सा चेक किया जाता है ना, तो वो ब्रेक तो नहीं है, तो उस समय उसका आवाज जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है। तो वो स्त्रीलिंगी पत्थर है जो जिसका आवाज थोड़ा टिंग टिंग ऐसा आता है, और इसका एक धब धब आता है, तो वो पुरुष लिंगी ऐसा। नहीं, एक जोक है। एक टाइम हमारा स्टूडियो में आया, हम लोग भी बोला ये स्त्रीलिंग पत्थर है और ये पुरुष लिंग पत्थर है और एक नपुंसक पत्थर है करके। बाद में एक कस्टमर पूछा, आप नपुंसक लिंग पत्थर में क्या बनाता है करके। हम लोग देवी देवता का बनाता है, नहीं वो पॉलिटिशियन का मूर्ति हम नपुंसक लिंग। गुड जोक। बहुत अच्छा जोक किया बोला आपने। बहुत अच्छा, काफी अच्छे तरीके से उनको समझाया आपने। नहीं, ऐसे सब थोड़ा जोक होता है। पत्थर में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है, ये क्रिएटेड है, ये मिथ है। ये नहीं, पत्थर ही होता है। पत्थर में जियोलॉजिकली स्टीरियोटाइट होता है, और स्लेट पत्थर होता है, बसाल्ट होता है, मार्बल होता है, ब्लैक मार्बल होता है, और पिंक मार्बल होता है। ऐसे वैरायटी होता है पत्थर में। ऐसे
ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये ये नहीं, साइंटिफिकली नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं वो बॉम्बे के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से मेरा स्कल्पचर डिग्री हुआ है। ओके। तो वहाँ काफी बार मैं सुनता था कि ये पुरुष लिंगी है, ये स्त्रीलिंगी है। और उसके ये पीछे भी उसका आवाज के ऊपर उसको पहचानना है कि ये स्त्रीलिंगी है। वो टिंग टिंग थोड़ा सा आवाज आता है ना, ऐसा घूमने नहीं वाली नहीं, गर्जना, वो अभी एक पत्थर, हार्ड पत्थर होता है ना, अभी हाँ ग्रेनाइट है, जी ग्रेनाइट में हम चिजल थोड़ा ऐसे करें तो ठंड ठंड साउंड आता है। हाँ जी हमारा जी कृष्णशिला में तो इतना साउंड नहीं आएगा, बिकॉज थोड़ा कॉम्पैक्ट स्टोन है कृष्णशिला। हाँ, लगभग अभी सैंडस्टोन जो होता है उसमें थोड़ा उतना आवाज आता ही नहीं, वो वाला। सैंडस्टोन में भी इतना ये नहीं आता है अभी। डॉक्टर साहेब, तुमच्या मूर्तीबद्दल तुम्ही काही एक्सप्रेशन्स देऊ शकाल का? तुम्हाला म्हणजे क्या? तुमचा काय अनुभव आहे ते ऐकायला आम्हाला आवडेल. त्यामध्ये हे जे पुट्टुस्वामी गुड्डीगार जे आहेत ते आणि माझे मामा खूप जवळचे मित्र आहेत. माझं आजोळ जे आहे ते सिद्धापूर नावाच्या गावचं आहे. सिद्धापूर आणि सागर जवळजवळ एक काहीतरी 60-70 किलोमीटर दूर एकमेकापासून असणार. आणि त्यामुळे त्यांची आधीपासूनची काही एक ओळख होती. आणि त्यांनी मला म्हणजे ज्या वेळेला मी म्हटलं हॉस्पिटल सुरू करणार आहे, मी रिनोव्हेशन करतोय आणि माझा मुलगा आणि सून आता याच्यामध्ये येत आहेत, प्रॅक्टिस मध्ये येत आहेत, आम्हाला रेनोव्हेट करायचंय सगळं, असं म्हणल्यानंतर त्यांनी काही दिवसांनी मला सांगितलं की मी असं असं हे करतोय आणि मूर्तिकार आहेत आणि त्यांच्याकडनं तुला मी धन्वंतरीची मूर्ती देणार. अर्थात कर्नाटक माझ्या वडिलांनाही त्यांनी सुंदर एक श्रीकृष्णाची हस्तिदंती मूर्ती दिली होती. खूप छान असं काय काय, म्हणजे कर्नाटक हा खूप त्याला काय म्हणायचं कलाकारांचा प्रदेश आहे. त्यामुळे तिकडे हस्तिदंती, सँडलवूड या सगळ्याच्या वेगवेगळ्या मूर्ती आमच्याकडे आधीपासून माझ्या आईच्या माहेरहून आलेल्या असायच्याच. तर त्यामुळे मला तसं काहीतरी हे असेल बघितलं. पण हे ज्या वेळेला मला कळलं की ती सरळपणे 60 किलोची आहे, 2.5 फूट उंच आणि 1.5 फूट रुंद अशी ती मूर्ती आहे, असं म्हटल्यावर मला त्याचं आधी खूपच हे वाटलं की अरे बापरे, एवढी मोठी मूर्ती. आणि मग सगळं ते ज्या वेळेला त्याचं स्कल्पचर सगळं करून ते आलं माझ्याकडे, त्याचा फोटो, त्यावेळेला तर मला खूप छान वाटलं. मुख्य म्हणजे हा धन्वंतरी म्हटलं तर डॉक्टरांचा देव किंवा देवांचा डॉक्टर असं म्हणायला पाहिजे. आणि माझे वडील मुळामध्ये आयुर्वेद प्लस हे DASF डिग्री घेतलेले होते, त्यामुळे धन्वंतरीचं आमच्याकडे खूप कौतुक होतं. धन्वंतरीच्या आधीच्या पण मूर्ती होत्या, पण ही मूर्ती अतिशय शांत असा चेहरा असलेली आणि अतिशय प्रसन्न अशी ती मूर्ती आहे. आणि त्याच्या हातामध्ये ते सगळं शंख, पद्म, आपल्या जळवा आणि अशा सगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे ते दिसायला खूपच सुंदर, अतिशय नाजूक अशी बनवलेली ती मूर्ती आहे. ती मूर्ती बघितल्याबरोबर, तिचा फोटो बघितल्याबरोबरच खूप प्रेमात पडलो. आणि आता इथे आल्यानंतर ज्यांना ज्यांना मी ती मूर्त दाखवली की अशी अशी मूर्त आम्ही इन्स्टॉल करणार आहोत, ती आलेली आहे, ते अवेलेबल आहे, त्या प्रत्येकाने म्हटलंय की अरे खूप मोठा आशीर्वाद तुम्हाला तुमच्या मामांच्याकडनं मिळालेला आहे. एक, आणि ही मूर्त आल्यानंतर बघा, म्हणजे आतापर्यंत तुमची आता 38 वर्ष झालेली आहेत, तर याच्यापर्यंत जी काय झालेली भरभराट आहे ती आणखी खूप मोठ्या प्रमाणावर होईल. कारण ह्या धन्वंतरीचे आशीर्वाद तुम्हाला, तुमच्या पेशंटना, तुमच्या कुटुंबियांना, तुमचे सगळे जे विस्तारित कुटुंब आहे, शल्यशोभा असेल, रंगगंध असेल, सगळ्यांना खूप छान आशीर्वाद मिळणार आहे. कारण त्यांनी मूर्ती देताना सुद्धा त्याची उत्तम अशी पूजा अर्चा केली. ती पूजा अर्चा परत माझ्या मुलाकडे मानस अंतिमा त्यांच्याकडे देताना केली. मानस अंतिमाने घेण्यासाठी सुद्धा त्यांची पूजा करायला लावली त्यांनी. आणि अशा सगळ्या पद्धतीनं अतिशय पवित्र आणि ज्याला काय म्हणायचं, त्याची प्राणप्रतिष्ठा करून ती मूर्ती आलेली आहे. त्यामुळे त्या मूर्तीमध्ये त्यांच्या कौशल्यानं टाकलेली जान आहेच, पण त्यांच्या पूजा अर्चेतूनही, भावनेतूनही, अतिशय अंतःकरणापासून ती बनवलेली आहे. म्हणजे मामांचं अंतःकरण त्याच्यात आलंय, त्यांचं स्वतःच कलाकार म्हणून आलेलं अंतःकरण आलंय, आणि त्या सगळ्याचं मोल जे आहे ते
खूप मूल्य खूप कुठेच्या कुठे पलीकडे आहे. तर ते अशी अतिशय मौल्यवान अशी गोष्ट पुट्टू स्वामींच्या ज्याला काय म्हणायचं हातातून तयार झालेली आणि माझ्या मामांच्या प्रेमातून आणि याच्यातून आशीर्वाद रूपी आलेली ती मूर्ती आहे. त्यामुळे त्या मूर्तीचं मला खूप खूप प्रचंड मोल असं आहे. बरोबर आहे. मला आणखी पण एका दोघांनी खूप सांगितलंय की याच्याबद्दल काहीतरी तुम्ही हे केलं पाहिजे. तर अर्थात बघूया, तिचं प्राणप्रतिष्ठा होऊ द्या, हे होऊ द्या, इथे पूजा अर्चा आम्हाला करू द्या. आणि 5 तारखेला दसऱ्याला आमच्या हॉस्पिटलला 38 वर्ष पूर्ण होत. बरं, तुम्हाला एक गुड न्यूज सांगते अजून. 5 तारखेला ऑक्टोबरला आपल्या गुढीगार स्वामीजींचाही वाढदिवस आहे. तुमच्यासाठी अजून एक गोष्ट. सो नाईस, सो नाईस. तर म्हणजे हा योगायोगच म्हणायला हवा. हो ना, हो ना, हो ना. दोन्ही गोष्ट एकत्र येत आहेत तर खूपच छान. अनेक गोष्टी एकत्र येत आहेत. मला सगळ्यांना खूप मनपूर्वक धन्यवाद. आजची मीटिंग जरा लांबली पण बरोबर आहे. छान वेगवेगळ्या गोष्टी बघायला मिळाल्या. आपण ही सगळी जी काही सगळ्यांना खूप मनपूर्वक धन्यवाद. आजची झालेली मीटिंग अर्थातच उद्या संध्याकाळपर्यंत किंवा परवा सकाळपर्यंत आमच्या युट्यूब चॅनलवर पण येईल आणि तिथेही अनेक लोक बघतील. आणि खरंच मजा आली सगळ्या याच्यामध्ये. तर आपण ते सगळंच म्हणजे आता जे जे केलंय ते सगळं रेकॉर्ड झालेलं आहे आणि ते युट्यूब चॅनलवर असेल. आणि मला असं वाटतं की पुट्टू स्वामी, आपको भी ये सब अच्छा लगा होगा. या बहुत अच्छा लगा. बहुत अलग अलग जहाँ से लोग आए हैं और उन्होंने ये मीटिंग ये की है, एंजॉय किए है. आगे हमारा हिंदी थोड़ा खराब है बट वही तो मेरा भी हिंदी खराब ही है, लेकिन मैंने फिर भी एक कोशिश की है यहाँ पे आपकी मुलाकात हिंदी में लेने की, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ पाए. सो आप तक पहुंचना और आपकी बात लोगों तक पहुंचाना ये हमें जरूरी लगा, डॉक्टर साहब को, मुझे. इसलिए मराठी में एक्चुअली हम इजी होने के बावजूद भी हमने हिंदी माध्यम चुना है लोगों तक पहुंचाने के लिए. और आपके पास तो डबल लैंग्वेज जानने वाली आपकी हमारी भाभी जी भी साथ में थी. वैसे मराठी में तो आपको समझ सकता था, मगर एनीवे इट वाज नाइस. बहुत अच्छा. सबको मनपूर्वक धन्यवाद. हम सबसे विदा लेते हैं और फिर से एक बार सबको धन्यवाद, शुभरात्रि बोलते हैं. थैंक यू. शुभरात्रि. थैंक यू. गुड नाइट.